हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन स्टडी किया है, कौन कौन से बेसिस पर ड्रग्स को जो हम क्लासीफाई करते हैं वो सारी चीज़ें हमने जो है स्टडी किया था। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स जो होती है, जो सिंपली आप मेडिसिन कहिए, जो डिफरेंट वेराइटी ऑफ डिसीज़ेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, तो उसका जो है थेराप्यूटिक एक्शन क्या होगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन्स, उसके नाम क्या है, वो सारी चीज़ें, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, वो सब हम इसमें जो स्टडी करेंगे। और इस तरह से टोटल जो है 5 वेराइटी ऑफ ड्रग्स का हम यहाँ पर थेराप्यूटिक एक्शन जो स्टडी करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला एंटासिड्स है, दूसरा एंटी हिस्टामाइंस, थर्ड न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, फोर्थ एंटी माइक्रोबियल्स एंड फिफ्थ वन इज़ द एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एंटासिड्स। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इरिटेशन एंड पेन। तो यहाँ पर आप देखिए एंटासिड जो है, ये एंटी प्लस एसिड, ये दोनों मिलकर जो है एंटासिड बनता है। तो एसिड जो सिंपली हम देखते हैं कि जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, और एंटी मीन्स अपोजिट, मीन्स एसिड के अपोजिट वर्क करने वाले केमिकल सब्सटेंसेस, जिसको हम एंटासिड का नाम देंगे। तो ये क्या करते हैं, ये इरिटेशन और पेन जो है कॉज करते हैं स्टमक के अंदर। तो इन सीवियर केसेस अल्सर्स आर डेवलप्ड। तो बहुत सारे जो है केसेस के अंदर जो है, जो सीवियर केसेस जब हो जाते हैं तो उसके अंदर जो है अल्सर जो है स्टमक के अंदर जो है डेवलप होते हैं। सो अल्सर्स आर डेवलप्ड इन द स्टमक अंटिल 1970, है ना, 1970 तक के ओनली ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटासिड सच एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 1970s तक एंटासिड के तौर पर जो मेडिसिन दी जाती थी वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, दैट इज़ AlOH थ्राइस प्लस MgOH ट्वाइस, इसका जो है मिक्सचर जो है एज एन एंटासिड जो है ये दिया जाता था, जो स्टमक के अंदर जो है इरिटेशन और पेन को जो है ट्रीट करता था, या सिंपली अगर स्टमक के अंदर जो है अल्सर हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए इस मिक्सचर को जो है यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पर जो ध्यान रखना है। हाउ एवर द एक्सेसिव हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन मेक द स्टमक अल्कलाइन एंड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड। आप देखिए कि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी क्रिएट होती है, वो एसिडिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज़ होने की वजह से क्रिएट होती है। लेकिन आप देखिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर जो है इसका एक्सेसिव यूज़ हो जाए तो ये क्या करता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो है अल्कलाइन मीडियम जो है जनरेट करता है, और इसकी वजह से मोर एसिड, जिसको हम सिंपली हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे, वो हमारे स्टमक के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो इट कॉजेस द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड इन द स्टमक। तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेटर अल्टरनेटिव्स बिकॉज ऑफ बीइंग इनसॉल्युबल, दे डू नॉट इंक्रीज द pH अबव द न्यूट्रलिटी। तो मेटल हाइड्रोक्साइड जो ये ज़्यादा जो है सूटेबल एंटासिड सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जो एसिड के अगेंस्ट जो है रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी स्टमक के अंदर जो है रिलीज़ हुआ है, उसको क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज करेंगे, और इस तरह से जो है स्टमक के अंदर जो एक्सेस एसिड का जो सिक्रीशन हुआ है उसको जो है क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, उसको जो है बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है जनरली क्या होते हैं, एंटासिड्स आर नथिंग बट द अल्कलाइन सब्सटेंसेस। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेसिक कंपाउंड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक या सिंपली अल्कलाइन सब्सटेंसेस आपको जो है मिलते हैं। तो दीज ट्रीटमेंट्स कंट्रोल ओनली सिम्टम्स एंड नॉट द कॉज, देयरफॉर विद दीज मेटल सॉल्ट्स द पेशेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड ईजीली। तो मेटल सॉल्ट्स के ज़रिए से पेशेंट्स को जो है आसानी के साथ जो है ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ जो है आप देखोगे कि ये सिम्टम्स और जो है उसके कॉज को जो है रोक नहीं सकते, सिर्फ ये सिम्टम्स को जो है क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसके कॉज को जो है ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि दीज मेटल सॉल्ट्स, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है या और भी कोई दूसरा मेटल सॉल्ट हो सकता है, द पेशेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड ईजिली, इसके ज़रिए से पेशेंट को आसानी के साथ जो ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो इन एडवांस स्टेजेस
द अल्सर्स बिकम लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट्स ओनली ट्रीटमेंट इज़ द रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द स्टमक। अगर अल्सर्स को जो है बर वक्त इसका जो है ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये जो है थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब इसमें जो है जान को ख़तरा हो सकता है। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जो है इसका जो है इलाज है कि आप जो है उस अफेक्टेड पार्ट ऑफ द स्टमक को सर्जरी के ज़रिए से जो है निकाल दीजिए, उसको जो है आप रिमूव कर दीजिए। तो अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी came through the discovery according to which a chemical histamine stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach। तो हिस्टामाइन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो होता है ना, तो ये क्या करता है कि ये जो है हिस्टामाइन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, सिंपली आप इसको जो स्टमक के अंदर जो कहिए, तो ये क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ये उसको जो है बढ़ावा देता है। ठीक है, तो द ड्रग सिमेटेडिन, जिसको हम टेगामेट कहेंगे, है ना, तो ये जो है एक बेस्ट मेडिसिन है दैट वाज डिज़ाइन टू प्रिवेंट द इंटरैक्शन ऑफ हिस्टामाइन विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल। तो स्टमक वॉल के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके साथ में जो है ये इंटरैक्ट करके ये क्या करेगा, टेगामेट जो है ये उस हिस्टामाइन के रिलीज़ को जो है क्या करता है, स्टॉप करता है। और इस तरह से जो है इंक्रीज्ड एसिडिटी को आप जो है यहाँ पर बहुत आसानी के साथ जो है बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से दिस रिजल्टेड इन रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड। तो ये हिस्टामाइन को जब बैलेंस करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है स्टमक के अंदर जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड जो रिलीज़ होता है उसको जो है बैलेंस करेगा या उसको जो है कंट्रोल करेगा। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ड्रग वाज सो मच दैट इट रिमेन्ड द लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड अंटिल अनदर ड्रग रेनिटिडिन, जिसको हम जो है जेंटेक भी कह सकते हैं, वाज डिस्कवर्ड। तो आप देखिए कि पहले जो है टेगामेट नाम का जो है एक मेडिसिन जो है यूज़ किया जाता था, लेकिन उसके बाद जो है एक नई जो है मेडिसिन आई जिसका नाम है रेनिटिडिन। तो रेनिटिडिन जो है डिस्कवर होने तक के टेगामेट जो है यूज़ किया जाता था। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है हम बहुत सारी जो है मेडिसिन जो है कंसिडर करेंगे, तो ये कंपाउंड जो होते हैं ये एंटी एसिड के तौर पर जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो अब देखिए सेकंड जो होगा दैट इज़ एंटी हिस्टामाइंस, मीन्स जो हिस्टामाइन होता है जो स्टमक के अंदर एसिड के जो सिक्रीशन को प्रोमोट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एसिडिटी जो इंक्रीज़ होती है, जिसको आप हाइपर एसिडिटी कह सकते हो, और इसकी वजह से जो है पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एसिडिटी है और फिर जो है इरिटेशन वगैरह, जिसको आप जलन कह सकते हो, पेट के अंदर जो होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस हिस्टामाइन के सिक्रीशन की वजह से होती है। तो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हम यूज़ करें जो इस हिस्टामाइन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज़ कर दे या उसकी एक्टिविटी को जो है ये ख़त्म कर दे, कम कर दे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एसिड का जो रिलीज़ जो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं स्टमक के अंदर जो है कम से कम होगा। तो हिस्टामाइन इज़ अ पोटेंट वैसोडिलेटर, इट हैज़ वेरियस फंक्शंस एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स इन द ब्रोंकाई एंड गट एंड रिलैक्सेस अदर मसल्स। तो ये मसल्स को क्या करता है, ये स्मूथ जो मसल्स होते हैं उसको क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसी तरह से जो है ब्रोंकाई और गट के अंदर जो है ये मसल्स को जो है रिलैक्स करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये हिस्टामाइन की वजह से ये जो है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हमारे जो स्टमक के अंदर जो रिलीज़ होता है। तो ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ इस हिस्टामाइन के प्रेजेंस की वजह से होता है। तो इसमें जो एक बात जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि हिस्टामाइन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेज़ल congestion associated with common cold and allergic response to pollen। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नेज़ल कंजेशन जो होगा और कॉमन कोल्ड जिसको हम जो कह सकते हैं, और इसी तरह से एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर जो है आता है। तो सिंथेटिक ड्रग दैट इज़ ब्रोमफेनिरामाइन, जिसको हम डाइमटेप कहेंगे। देखिए ब्रोमफेनिरामाइन, ब्रोमफेनिरामाइन जिसको
डाइमटेप हम जो है नाम देंगे। ये मेडिसिन जो है आप देखोगे, दिस इज कॉल्ड एज डाइमटेप। एंड टर्फेनाडिन, ये जो है दो ड्रग्स हैं जो सिंपली जो है एंटी हिस्टामाइंस होते हैं, जिसका एक दूसरा नाम यहाँ पर टर्फेनाडिन का एक दूसरा नाम है सेल्डेन। तो ये दो मेडिसिन आप देखोगे, दीज एक्ट एज एंटी हिस्टामाइंस। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है मेडिसिन हैं। तो आप देखिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो हिस्टामाइन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है सिक्रीशन होता है, तो उस हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर पहले आप देखिए क्या है। आपकी बुक के अंदर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इस तरह से ये जो है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और यहाँ पर जो है ये दो पोजीशंस पर जो है आप डबल बॉन्ड कंसीडर कीजिए। उसके बाद जो है ये अमाइनो ग्रुप आपको यहाँ पर मिलेगा NH2। दिस मॉलिक्यूल इज़ हिस्टामाइन। तो इस हिस्टामाइन की वजह से हमारे स्टमक के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है सिक्रीशन होता है। इसी तरह से जो है सिमेटिडिन जो है एक मेडिसिन है जो एंटी हिस्टामाइन के तौर पर जो है आप यूज़ करोगे। तो सिमेटिडिन देखिए क्या होगा, इसी की जो है डेरिवेटिव कंसीडर कीजिए, यहाँ पर CH3 ग्रुप होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है सल्फ़र, फिर उसके बाद जो है ये लिंक और आगे बढ़ाइए इस तरह से, तो ये हो गया NH। फिर आगे आप जो है कार्बन लीजिए, और उसके बाद जो है डबल बॉन्ड N यहाँ पर, और उसके बाद जो है साइनाइड ग्रुप इसके साथ जो है अटैच कर दिए, और इस कार्बन के साथ में एक वैलेंसी जो है NHCH3 जो है अटैच होगा। तो ये जो मेडिसिन आपको मिलती है, ये एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है जिसका नाम है सिमेटिडिन। दिस इज़ कॉल्ड एज सिमेटिडिन। बुक के अंदर जो है आप देखिए, हो सकता है कहीं कुछ बॉन्डिंग वगैरह में जो है मिस्टेक हो सकती है मे बी, तो आप जो है बुक के अंदर जो है देखिए सही तौर पर जो है इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली जो है क्या होगा। तो ये एक्चुअली हिस्टामाइन की जो है डेरिवेटिव है। इसी तरह से जो है एक जो स्ट्रक्चर है रेनिटिडिन है ना, तो रेनिटिडिन देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लुक हियर। ये भी जो है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, लुक हियर। ऑक्सीजन, उसके बाद जो है आप देखिए फिर इस लेफ्ट हैंड साइड पर जो है एक नाइट्रोजन है, और उसके साथ जो है 2 मिथिल ग्रुप है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे NMe2, Me स्टैंड्स फॉर मिथिल ग्रुप। तो 2 मिथिल ग्रुप्स यहाँ पर है, तो ये टर्शरी नाइट्रोजन है, तो टर्शरी अमाइंस यहाँ पर है। उसके बाद जो है फिर ये जो है सल्फ़र की डेरिवेटिव है। उसके बाद जो है आगे का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल वैसा ही होगा, इस तरह से NH, देन C डबल बॉन्ड N, और उसके बाद जो है आप देखिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर NO2 ग्रुप होगा, CHNO2, और उसके बाद जो है इस पोजीशन आप देखिए कि NHMe, Me स्टैंड फॉर मिथिल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा, ये स्ट्रक्चर है रेनिटिडिन का। ओके, तो ये जो है मेडिसिन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप इसकी जो अच्छी से जो है प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे जो है इसके अंदर जो है मेडिसिन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप जो है कहीं पेपर पे जो है इसको लिख लीजिए, और बार बार आते जाते जो है आप उसको देखते जाइए। तो थोड़े वक्त में जो है आपको ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल बाय हार्ट जो है याद हो जाएगा। ठीक, तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो डाइमटेप और टर्फेनेडिन, जिसको हम सेल्डेन कहेंगे, ये वेल नोन एंटी हिस्टामाइंस है, एंड दे इंटरफियर विद द नेचुरल एक्शन of histamine by competing with histamine for binding sites of the receptor where histamine exerts its effect। तो ये दो मेडिसिन जो है ये हिस्टामाइन को जो है compete करेंगे और उसके इफ़ेक्ट को जो है क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ब्रोमफेनिरामाइन, जिसको हम जो है डाइमटेप या डाइमटेन कहेंगे, और इसी तरह से टर्फेनेडेन, जिसका नाम है सेल्डेन। तो ये स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए किस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं यहाँ पर,
बेंजीन लाइक हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर जो है मिलेंगे। तो इसमें जो है आप देखिए कि नाइट्रोजन यहाँ पर है, ये हो गया नाइट्रोजन। उसके बाद जो है आप इसको बॉन्ड की पोजीशन जो है ये बता दीजिए आप इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो है आप दूसरी रिंग इसके साथ जो अटैच कीजिए लाइक दिस। दूसरी रिंग जो है यहाँ पर होगी और यहाँ पर जो है आप ब्रोमीन अटैच कीजिए और बेंजीन रिंग ये पूरी होगी इस तरह से लाइक दिस। उसके बाद ऊपर की तरफ जो है एक ग्रुप आप लगाइए इस तरह से और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन होगा और फिर इस नाइट्रोजन के साथ जो है 2 मिथिल ग्रुप जो है आप अटैच कीजिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर जो मिलेगा आपको ब्रोमफेनिरामाइन। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमफेनिरामाइन, जिसका दूसरा नाम है डाइमटेप या फिर डाइमटेन। तो ये जो अदर नेम्स ऑफ द मेडिसिन है वो भी आपको याद रखना है। अब देखिए टर्फेनेडिन या सेल्डेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। तो ये भी जो है हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि अबाउट सब मेडिसिन के अंदर आपको हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो आप देखोगे रिंग स्ट्रक्चर होंगे जिसके अंदर कार्बन के अलावा कुछ हेट्रो एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र जो है मिल सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर इस पोजीशन पर जो है नाइट्रोजन, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई। उसके बाद जो है आप देखिए कि टर्शरी कार्बन के ऊपर दो फेनिल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा यहाँ पर इस तरह से। एक फेनिल ग्रुप यहाँ लगा दीजिए, एक फेनिल ग्रुप यहाँ पर और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स यहाँ पर जो 2 बेंजीन्स हैं उसको शॉर्ट करके हम यहाँ पर जो फेनिल ग्रुप के तौर पे शो कर रहे हैं और ये अल्कोहलिक OH ग्रुप है और ये टर्शरी कार्बन है। उसके बाद जो है इस रिंग को जो है आगे प्रोसीड कीजिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इस पोजीशन पर जो है आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाइए। उसके बाद आप जो है यहाँ पर बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच कर दीजिए लाइक दिस। इस पोजीशन पर जो है बेंजीन रिंग अटैच कीजिए और फिर बेंजीन रिंग की इस पोजीशन पर आप जो है एक टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप जो है अटैच कर दीजिए इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको मिलता है दिस इज़ टर्फेनाडिन। इट इज़ कॉल्ड एज टर्फेनाडिन, जिसका एक दूसरा नाम है सेल्डेन। तो ये जो है मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंटीहिस्टामाइंस के तौर पर जो है यूज़ होते हैं। अब एक बात जो है ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई डू दीज एंटीहिस्टामाइंस नॉट अफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ एसिड इन द स्टमक। तो ये मेडिसिन जो है सिक्रेशन ऑफ द एसिड इन स्टमक को जो है क्यों नहीं फेवर करते हैं। तो इसका जो है रीज़न होगा कि द रीज़न इज़ दैट एंटी एलर्जिक एंड एंटी एसिड ड्रग्स वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। तो ये जो है डिफरेंट रिसेप्टर्स पर जो है ये वर्क करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कुछ एंटी हिस्टामाइंस होती है जो हिस्टामाइन की एक्टिविटी को जो है रोकने का काम करती है, उसको पैसिवेट करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हो गया सेकंड टाइप का यहाँ पर जो मेडिसिन का थेरापेटिक एक्शन दैट इज़ एंटी हिस्टामाइन। चलिए अब आते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के अंदर जो है हम अलग अलग टाइप के जो है मेडिसिन जो स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा ट्रांक्विलाइजर्स। इसके अंदर जो है पहली टाइप होगी ट्रांक्विलाइजर्स। आपको मैं सिर्फ बता दूं कि ट्रांक्विलस कहते हैं एक मीन्स काम एंड कंफर्ट, जिसको हम नाम देंगे ट्रांक्विलस मीनिंग काम, बिल्कुल आपको सुकून। तो ये ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो है सुकून पैदा करती है। किसी वजह से जो है एंजाइटी, घबराहट वगैरह अगर आपको होती है तो ये टाइप की जो मेडिसिन्स होते हैं वो यूज़ करने के बाद जो है आपको काम एंड कंफर्ट जो है फील होगा। तो ट्रांक्विलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स आर दी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स एंड दीज अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफ़र मेकेनिज़्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। तो मैसेज ट्रांसफ़र जो मेकेनिज़्म है जो नर्व से रिसेप्टर की तरफ जाता है उसको अफेक्ट करती है ये दो मेडिसिन। एक होता है ट्रांक्विलाइज़र और दूसरा होता है एनाल्जेसिक।
तो ये ट्रांक्विलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स ये दोनों जो है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा कि ट्रांक्विलाइजर्स आर अ क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिसीजेस। बहुत सारी जो है दिमागी बीमारियां होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है हम उसको जो है ट्रांक्विलाइजर्स कहेंगे। और सिंपली ये जो है स्ट्रेस जिसको आप जो है जहनी तनाव कह सकते हो उसके इलाज के अंदर जो है ये ट्रांक्विलाइजर जो है ये बेस्ट मेडिसिन या बेस्ट ड्रग्स होती है। ठीक है, तो इस बात को जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है। तो दीज रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी एंड एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए किसी को जो है बहुत ज़्यादा जो है घबराहट हो रही है, उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है जहनी तनाव है और कुछ इरिटेशन जो है उसको हो रहा है ना, तो ये चीज़ों को ख़त्म करके है ना ये मेडिसिन अगर वो पेशेंट यूज़ करता है तो घबराहट है और इरिटेशन है और इसी तरह से जो है स्ट्रेस जिसको आप जो है तनाव कहोगे इन सब को जो है ख़त्म करके जो है वो जो है सेंस ऑफ वेल बीइंग जो है क्रिएट करता है। मीन्स वो पेशेंट जो अपने आप को भला चंगा जो है फील करता है इस टाइप की जो है मेडिसिन लेने के बाद या ये ट्रांक्विलाइजर ड्रग्स यूज़ करने के बाद। जैसा कि वर्ड ट्रांक्विलस का मीनिंग ही होता है काम, मीन्स जो है बिल्कुल सुकून। तो ये जो वेल बीइंग जिसको हम कहेंगे सेंस ऑफ वेल बीइंग, तो हम इसको जो है नाम दे सकते हैं कि वो पेशेंट जो है सुकून जो है फील करता है। ठीक है, तो घबराहट, एंजाइटी वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसको जो है बिल्कुल सुकून जो है महसूस होगा, सुकून जो है वो बिल्कुल फील करेगा। तो दे फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ट्रांक्विलाइजर जो होते हैं ये इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स जो नींद की गोलियाँ होती है ना, जिसके यूज़ करने के बाद पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो बहुत ज़्यादा जो है सोता है, तो ये जो है स्लीपिंग पिल्स के जो है मेन और इसेंशियल कंपोनेंट जो होते हैं जिसको हम ट्रांक्विलाइजर्स कह रहे हैं। तो दीज आर और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांक्विलाइजर्स एंड दे फंक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। एग्जाम्पल आप देखिए कि नोर एड्रेनालिन एक जो है यहाँ पर जो है ट्रांक्विलाइजर है, इज़ वन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर दैट प्लेज अ रोल इन द मूड चेंजेस। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए नोर एड्रेनालिन ये जो है एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये क्या करता है कि इट प्लेज अ रोल इन मूड चेंजेस। तो ये जो है मूड चेंजेस के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। एंजाइटी, घबराहट और दीगर इरिटेशन की वजह से जो है पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसके मूड को जो है अच्छा करने के लिए है ना, वेल बीइंग फील लाने के लिए, सेंस ऑफ वेल बीइंग लाने के लिए है ना, मूड चेंजर के तौर पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसका नाम है नोर एड्रेनालिन। तो ये जो है बेस्ट ट्रांक्विलाइजर की जो है वेराइटी है। ठीक है, इसी तरह से इफ़ द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, इफ़ द लेवल ऑफ नोर एड्रेनालिन इज़ लो फॉर सम रीज़न, अगर ये लेवल जो है कुछ कम हो जाए है ना, इसका लेवल जो अगर किसी वजह से कम हो जाए तो देन द सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम्स लो। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी होती है वो जो है कम हो जाएगी एंड द पर्सन सफ़र्स फ्रॉम द डिप्रेशन, और वो पर्सन जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, उसको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है टेंशन जो है पैदा होगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वजह से होती है कि नोर एड्रेनालिन का जो लेवल होता है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से सिग्नल सेंडिंग एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक, तो इन सच सिचुएशंस एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आर रिक्वायर्ड। तो ऐसी सूरत में जब पेशेंट को डिप्रेशन होता है तो उस डिप्रेशन को ख़त्म करने वाली है ना, डिप्रेशन को कम करने वाली जो ड्रग्स होती है उसका नाम है एंटी डिप्रेशेंट्स। तो ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है जो डिप्रेशन को कम करने का जो है काम करती है। ठीक है, तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो दिस ड्रग्स इनिबिट द एंजाइम विच कैटेलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नोर एड्रेनालिन।
तो यहाँ पर जो क्या होगा कि कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो ये जो है ड्रग क्या करती है, उस एंजाइम को जो है इनहिबिट करते हैं, जो कि डिग्रेडेशन ऑफ नॉर एड्रेनालिन को क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है। ओके, एंड इफ़ द एंजाइम इज़ इनहिबिटेड, दिस इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इज स्लोली मेटाबोलाइज्ड एंड कैन एक्टिवेट इट्स रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ द टाइम। और जब ये जो है एंजाइम जो है इसको जो है कैटालाइज करेगा तो नॉर एड्रेनालिन जो है ये बनेगा और ये जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक के जो है बॉडी के अंदर जो है बाकी रहेगा, एंड दस काउंटर एक्टिंग द इफ़ेक्ट ऑफ डिप्रेशन। और जो है डिप्रेशन का जो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जो है क्रिएट हो रहा है उसको जो है धीरे धीरे जो है कम करेगा, और उसके जैसे पेशेंट जो है काम एंड कंफर्ट और इजी जो है फील करेगा। तो आइप्रोनाजिड एंड फेनिल्जिन आर टू सच ड्रग्स। तो ये एंटी डिप्रेशन के तौर पर ये दो बेस्ट मेडिसिन हैं, जो आइप्रोनियाजिड और दूसरा जो है आप देखिए कि फेनिल्जिन है। तो इसके स्ट्रक्चर देखिए, आइप्रोनियाजिड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखिए कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पिरिडिन टाइप की जो है ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इस तरह से, और उसके बाद जो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O। और फिर यहाँ पर जो है आप देखिए कि NH इस तरह से जो है यहाँ पर मीन्स अमाइड ग्रुप यहाँ पे मिलेगा, NH देन CH, और उसके बाद जो है आप देखिए कि दो मिथिल ग्रुप इसके साथ में अटैच्ड है, दैट इज़ CH3 ट्वाइस। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है ये आइप्रोनियाजिड है, दिस स्ट्रक्चर इज़ आइप्रोनियाजिड, जिसको आप सिंपली एंटी डिप्रेसेंट का जो है नाम दे सकते हो। इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर जो है फेनिल्जिन है। तो फेनिल्जिन या जिसका एक दूसरा नाम है नार्डिल, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बेंजीन रिंग है स्ट्रक्चर, और उसके साथ में NH2 ग्रुप जो है अटैच्ड है इस तरह से। ये जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये हो गया NH2। तो जनरली अमाइनो ग्रुप्स यहाँ पर जो है आपको मिलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है फेनिल्जिन, और इसका दूसरा नाम है नार्डिल। तो ये मेडिसिन जो है आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर जो है कौन से होते हैं, क्या क्या है, और उसको जो है किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ध्यान रखिए कि सम ट्रांक्विलाइजर्स नेमली क्लोरडाइजेपोक्साइड एंड मेप्रोबेमेट आर रिलेटिवली माइल्ड ट्रांक्विलाइजर्स सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। तो ये जो है टेंशन रिलीव करने के लिए जो है दो बेस्ट मेडिसिन है, जिसका नाम है क्लोरडाइजेपोक्साइड और मेप्रोबेमेट, ये दो मेडिसिन हैं। चलिए देखते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर जो है किस तरह से हम जो है शो करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर जो है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। उसके बाद जो है आप देखिए कि इसके अंदर जो है क्लोरीन इस पोजीशन पर जो है अटैच्ड है, और फिर इसके जो है पैरा पोजीशन पर और साथ ही साथ जो है मेटा पोजीशन पर जो है कुछ ग्रुप्स अटैच्ड है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है N डबल बॉन्ड C, इसी तरह से बिल्कुल दूसरा जो आगे ग्रुप होगा वो नाइट्रोजन होगा, और वो जो है फर्दर एक साइड में हाइड्रोजन और एक साइड में CH3 ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आगे जो है ये एक CH2 ग्रुप के साथ अटैच हुआ, ठीक। उसके बाद आगे ये CH2 ग्रुप जो है एक नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, N+O-। इस तरह से जो है यहाँ पर जो है नाइट्रो ग्रुप होगा, जिसको NO ग्रुप जो है कंसिडर कीजिए। उसके बाद जो है डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ये अटैच होगा, और ये कार्बन जो है इस रिंग के साथ अटैच्ड है, और उसके बाद ये रिंग जो है आगे C6H5U के साथ अटैच होगी, जिसको आप फेनिल ग्रुप जो है कह सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज क्लोरडाइजेपोक्साइड, नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज क्लोरडाइजेपोक्साइड। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ये जो है ट्रांक्विलाइजर्स की जो है एक एग्जाम्पल है, ठीक। इसी तरह से आप दूसरा जो मॉलिक्यूल देखिए दैट इज़ मेप्रोबेमेट। तो देखिए मेप्रोबेमेट स्ट्रक्चर क्या होगा,
मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ मेप्रोबेमेट। नेम्स का जो है प्रोनाउंसिएशन कुछ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज़ आप जो है चेक कर सकते हो, जो ऑनलाइन डिक्शनरीज़ होती है उसके अंदर जो है आप इसके एग्जैक्ट जो है प्रोनाउंसिएशन जो है आप इसको समझ सकते हो। मेप्रोबेमेट इसका जो है नाम है। तो ये स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, NH2COO, NH2C डबल बॉन्ड O देन CH2। इस तरह से यहाँ पर जो ये अमाइड लिंकेज भी है, और साथ ही साथ जो इसके अंदर आप जो इसको ईस्टर लिंकेज भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद जो है सेंट्रल कार्बन है और एक CH3 ग्रुप ऊपर है, और यहाँ पर जो है दूसरा आपको जो है CH2 ट्वाइस CH3 मिलेगा। दिस इज़ CH2 ट्वाइस CH3। उसके बाद आगे फिर जो है बिल्कुल यही वाला ग्रुप जो है इस तरफ का बिल्कुल ग्रुप कॉपी कर दीजिए, तो हो जाएगा CH2O CO NH2। ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है मेप्रोबेमेट। तो ये जो है बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर्स के तौर पर जो यूज़ होता है। इसी तरह से देखिए एक मॉलिक्यूल है इक्वानिल। दिस इक्वानिल इज़ यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। तो एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इक्वानिल। तो ये डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए जो है बेस्ट जो है मेडिसिन है, और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जो है इसी की तरह से है, मेप्रोबेमेट के जैसा है। बस सिर्फ यहाँ पर जो है आप क्या कीजिए, CH3 ग्रुप लगा दीजिए, दिस वन। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ इक्वानिल, जो कि बेस्ट जो है ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन है, जो कि एंटी डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है यूज़ होती है। अब इसी तरह से आगे देखिए कि द डेरिवेटिव्स ऑफ बारबीचूरिक एसिड, कुछ जो है डेरिवेटिव्स हैं जो कि बारबीचूरिक एसिड की डेरिवेटिव्स है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बारबीचूरिक एसिड। इसके जो है डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स को जो है आप जनरली जो है ट्रैंक्विलाइजर का जो है नाम दे सकते हो, जैसे कि वेरोनल, अमाइटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल एंड सेकोनल। दे कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर। तो देखिए कौन कौन सी है, वेरोनल, अमाइटल, नेम्ब्यूटल, वेरोनल, अमाइटल, नेम्ब्यूटल, इसी तरह से आप देखिए ल्यूमिनल और सेकोनल। ये सब के सब जो है बारबीचूरिक एसिड के जो है ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। ये बेस्ट जो है इसके जो है कंपोजिशंस हैं। तो ये सब के सब जो है इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स होंगे। एंड दीज डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज बारबीचूरेट्स बिकॉज दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बारबीचूरिक एसिड। इसलिए आप इसको जो है नाम दोगे वेरोनल, अमाइटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल, सेकोनल, इन सब को जो है आप जनरली बारबीचूरेट्स नाम दोगे। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज बारबीचूरेट्स। दीज आर नथिंग बट द ट्रैंक्विलाइजर्स। ये सब के सब जो है ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। तो दीज बारबीचूरेट्स आर हिप्नोटिक, दैट इज स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। ये जो बारबीचूरेट्स जितने भी है ये सब के सब जो है हिप्नोटिक है, यानी कि ये स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इसके यूज़ करने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है नींद आएगी। वो पेशेंट जो है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, बहुत लंबे पीरियड के लिए जो है वो सोएगा। इसलिए इसको जो है स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स या स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट जो है कह सकते हैं। तो सम अदर सब्सटेंसेस यूज्ड एज ट्रैंक्विलाइजर्स आर वेलियम एंड सेरोटोनिन। तो वेलियम और सेरोटोनिन भी जो है ये कुछ अदर टाइप के जो है बारबीचूरेट्स हैं। तो चलिए वेरोनल, वेलियम और सेरोटोनिन, ये तीन स्ट्रक्चर जो है मैं आपको वन बाय वन जो है शो करता हूँ। ये सब के सब जो है ट्रैंक्विलाइजर्स हैं जिसको हम बारबीचूरेट्स कहेंगे। तो चलिए पहला स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बताता हूँ वेरोनल का। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसके अंदर जो है 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस तरह से हेक्सागोनल, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए कि अल्टरनेट पोजीशन पर जो है आप 2 नाइट्रोजन लगाइए, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है इस नाइट्रोजन को जो है आप हाइड्रोजन से पैक कर दीजिए। तो ये नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। उसके बाद इस पोजीशन पर जो है कीटोनिक ग्रुप, और सेम जो है इस पोजीशन पर जो है आप कीटोनिक ग्रुप जो है लगा दीजिए।
ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इस नाइट्रोजन को भी जो है आप हाइड्रोजन से जो है पैक कर दीजिए और इस पोजीशन पर जो है फिर से आप जो है एक कीटोनिक ग्रुप जो है अटैच कीजिए और बाकी की जो एक पोजीशन बचती है उस पर जो है 2 C2H5 ग्रुप दैट इज़ इथिल ग्रुप। तो यहाँ पर जो है एक C2H5 ग्रुप और यहाँ पर एक C2H5 ग्रुप आप जो है अटैच कर दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरोनल, इसका नाम है वेरोनल। तो ये जो है एक बारबिचुरेट की एग्जांपल है, ट्रैंक्विलाइजर की एक एग्जांपल है, ठीक है। दिस इज़ वेरोनल। चलिए आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ वेलियम। वेलियम, तो वेलियम का स्ट्रक्चर देखिए, अच्छे से समझिए क्या है। लुक हियर, बेंजीन रिंग पहले आपको बनाना है, दिस वन। बेंजीन रिंग की इस पोजीशन पर जो है आप एक क्लोरीन अटैच कीजिए, ठीक। उसके बाद जो है इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के साथ जो है अटैच कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा N और इस नाइट्रोजन के साथ जो है आप एक मिथिल ग्रुप अटैच कर दो CH3। फिर इस नाइट्रोजन को आगे जो है आप कीटोनिक ग्रुप के साथ अटैच कर दीजिए C डबल बॉन्ड O और इस तरह से आप जो है रिंग आप जो है कंप्लीट कीजिए। देखो किस तरह से होगी, यहाँ पर जो है आप इसको प्रोसीड कीजिए। फिर ये जो है डबल बॉन्ड N और उसके बाद जो है यहाँ पर एक CH2 ग्रुप आप ले लीजिए इस तरह से, दिस इज़ अ CH2 ग्रुप। तो यहाँ पर भी जो है एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनती है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप एक बेंजीन रिंग जो है अटैच कर दीजिए लाइक दिस। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा दिस इज कॉल्ड एज वेलियम। ये है वेलियम, ठीक। और लास्ट एक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम है सेरोटोनिन। तो देखिए सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर क्या होगा। सेरोटोनिन में आपको जो है क्या करना है, एक फेनोलिक रिंग बनाना है। यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कीजिए, ये फेनोलिक रिंग हो गई। उसके बाद जो है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है आप यहाँ पर अटैच कीजिए, ये हो गया नाइट्रोजन। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई। इस वैलेंसी को जो है आप हाइड्रोजन से पैक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है CH2 NH2 ग्रुप जो है अटैच कर दीजिए, दिस पोजीशन CH2 NH2। तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सेरोटोनिन। तो इस तरह से ये जो है ट्रैंक्विलाइजर्स की जो है एग्जांपल्स है। तो यहाँ पर जो है ट्रैंक्विलाइजर का पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए दूसरा जो है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग के अंदर हम आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनाल्जेसिक्स। आपको बता दूं मैं कि ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है एनाल्जेसिका, जिसका मीनिंग होता है विदाउट पेन। तो सिंपली शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको एनाल्जेसिक मेडिसिन्स मिलती है, आप इसको सिंपली पेन किलर्स कह सकते हो। दीज आर दी पेन किलर्स। बस आपके समझने के लिए, इसको डिफाइन नहीं करना है, आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये मेडिसिन जो होती है दीज आर जनरली पेन किलर्स। अब देखिए इसमें क्या होगा कि एनाल्जेसिक्स रिड्यूस और एबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, ये पेन को जो है रिड्यूस करता है। कौन सा एनाल्जेसिक जो मेडिसिन है जिसको आप ड्रग कह रहे हो, ये जो है पेन को जो है रिड्यूस करता है और इसके अंदर जो है इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस ये जाएगा नहीं, है ना। कॉन्शियसनेस जो है ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह से जो है मेंटल कन्फ्यूजन इसके अंदर नहीं आएगा। इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ द नर्वस सिस्टम कुछ भी नहीं होगा। मीन्स अगर आपके जो है सर में दर्द होता है तो आप पेन किलर जो है यूज़ कीजिए। पेन किलर लेने के बाद आप अपने रूटीन के काम काज जो है बहुत आसानी के साथ जो है कर सकते हो। इसमें आपको जो है कोई मेंटल कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई कॉन्शियसनेस नहीं आएगा, कोई पैरालिसिस नहीं आएगी, किसी भी नर्वस सिस्टम के अंदर जो है कोई भी तरह का जो है डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। आप अपने नॉर्मल रूटीन में अपने जो है डेली वर्क जो है कर सकते हो पेन किलर यूज़ करने के बाद। सिंपली आप कह सकते हो कि दीज आर दी मेडिसिन्स और द ड्रग्स विच रिड्यूसेस द पेन विदाउट लॉस ऑफ
कॉन्शियसनेस बाय एक्टिंग अपॉन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो है एक्ट करके, है ना, होश हवास खोए बिना ये मेडिसिन जो है पेन को जो है रिलीफ देती है, पेन को जो है कम करने का जो है काम करती है। उस मेडिसिन या ड्रग को हम जो है जनरली नाम देते हैं एनाल्जेसिक्स। अब एनाल्जेसिक जो है जनरली देखिए 2 टाइप में या 2 कैटेगरी में जो है इसको क्लासीफाई किया है। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स। मैं ट्रांक्विलाइजर्स मिटा दे रहा हूँ, हम एनाल्जेसिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो पहली टाइप इसमें आप देखिए कि वो है नॉन नार्कोटिक या नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक। पहली टाइप नॉन नार्कोटिक, जिसका दूसरा नाम है नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक, और दूसरी जो है जिसको आप नाम दीजिए नार्कोटिक ड्रग्स। सेकंड जो होगी दैट इज़ नार्कोटिक ड्रग्स। ध्यान रखिए हम ये एनाल्जेसिक्स की जो है क्लासेस स्टडी कर रहे हैं 1 2। नॉन नार्कोटिक और नॉन एडिक्टिव, जिसकी जो है लत नहीं पड़ती है, उसको हम जो है नाम देंगे नॉन नार्कोटिक। और नार्कोटिक मेडिसिन या ड्रग्स जिसका जो है पेशेंट को जो है एडिक्शन होता है, उसकी जो है उसे लत पड़ जाती है, तो उसको हम यहाँ पर जनरली नार्कोटिक ड्रग्स जो है कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 दोनों का जो है क्या मीनिंग होता है और किस तरह से हम उसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नॉन नार्कोटिक और नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स। तो इसमें एग्जाम्पल एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। इसकी एग्जाम्पल है एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। ये 2 जो है बेस्ट एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की। ठीक है, तो एस्पिरिन इज़ द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल। तो एस्पिरिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच स्टिमुलेट द इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यू एंड कॉज द पेन। तो ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन जो है टिश्यूज़ के अंदर होगा और उसकी वजह से जो है पेन हमको जो है फील होता है ना। तो ये क्या करेगा, एस्पिरिन जो है ये क्या करेगा, इसके जो है सिंथेसिस को या इसके जो है फॉर्मेशन को जो है रोकने का जो है काम करेगा। ठीक है, तो एस्पिरिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच स्टिमुलेट द इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यू एंड कॉजेज पेन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन की वजह से बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन होता है और उसकी वजह से जो है दर्द फील होता है। तो एस्पिरिन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को जो है इनहिबिट, उसको जो है रोकने का काम करता है। ठीक है, तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो दीज ड्रग्स आर इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटल पेन सच एज ड्यू टू आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की वजह से जो पेन होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो है आर्थराइटिस का अगर जो है पेशेंट होता है तो उसकी होल बॉडी जो है पेन करती है, तो ये जो है स्केलेटल पेन आप इसको जो है कह सकते हो। तो दीज ड्रग्स हैव मेनी अदर इफ़ेक्ट्स सच एज रिड्यूसिंग द फीवर। ये जो एनाल्जेसिक्स होती है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ये कुछ और भी इफ़ेक्ट्स रखते हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग फीवर, बुखार कम करना, इसलिए हम इसको जो है नाम देंगे एंटीपायरेटिक। इसका जो है अदर एक्शन भी है एंटीपायरेटिक। पायरोस कहते हैं हीट को। तो बुखार की वजह से, फीवर की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होता है, तो एनाल्जेसिक जिसमें सिंपली एस्पिरिन आप इसको कह सकते हो, तो वो जो है रिड्यूसिंग फीवर का जो है काम करती है, जिसको आप एंटीपायरेटिक एजेंट जो है कह सकते हो। एंड प्रिवेंटिंग द प्लेटलेट कोएगुलेशन, तो जो ब्लड का जो कोएगुलेशन होता है उसको जो है प्रिवेंट करने का जो है काम करती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन एस्पिरिन फाइंड्स द यूज़ इन प्रिवेंशन ऑफ द हार्ट अटैक्स। तो एस्पिरिन ख़ास तौर से आप देखिए कि ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के तौर पर भी काम करती है, इसलिए एस्पिरिन को जो है हार्ट के पेशेंट को जो है दिया जाता है 1 डोज, है ना। जहाँ पर बहुत सारी जो है कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन हार्ट के पेशेंट को देते हैं, वहीं पर साथ में एक कॉम्बिनेशन के तौर पर जो है एस्पिरिन भी होती है, क्योंकि एस्पिरिन जो है ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट का काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक से जो है पेशेंट जो है बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक।
चलिए दूसरी हम जो है एनाल्जेसिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ नारकोटिक एनाल्जेसिक। तो नारकोटिक एनाल्जेसिक के अंदर आप देखिए कि मॉर्फिन एंड मेनी ऑफ इट्स होमोलॉग्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन मेडिसिनल डोजेस रिलीव द पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। मॉर्फिन और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, उसके जो होमोलॉग्स होते हैं, अगर इसको जो है मेडिसिनल डोजेस के फॉर्म में लिया जाए, जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी में अगर लिया जाए तो ये क्या करता है, दे रिलीव द पेन एंड प्रोड्यूस द स्लीप। ये जो है बॉडी से जो है पेन को जो है ख़त्म करते हैं, उससे हमको जो है राहत दिलाते हैं और पेशेंट जो है आराम से जो है सो जाता है। लेकिन यही मॉर्फिन ध्यान रखिए कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में जो मेडिसिनल डोज से बहुत ओवर होती है, ये हमारे लिए बहुत ख़तरे की चीज़ है। तो मॉर्फिन और उसके जो होमोलॉग्स होते हैं ये बेस्ट जो है नारकोटिक्स हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि आमतौर पर जो है ये नारकोटिक्स जो मेडिसिन्स होती है लोग हायर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी में यूज़ करते हैं नशा करने के लिए, तो इससे जो है नशा चढ़ता है। तो ये जो है बहुत ख़तरे की बात है, अगर ओवरडोज होता है तो पेशेंट के मरने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो इन पॉइजनस डोजेस दिस प्रोड्यूस स्टूपर, कोमा, कन्वल्शंस एंड अल्टीमेटली डेथ। तो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। पेशेंट जो है कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेता। तो एक तरह से ये जहर है। मैंने कहा कि ये जो है नशे के तौर पर जो है लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ओवरडोज अगर होता है तो ये नशा जो है वो पेशेंट की जो है जान ले सकता है, वो शख्स की जो है जान ले सकता है जो इसका जो है ओवरडोज यूज़ करने का जो है आदी होता है ना। तो डेथ तक के जो है ये बात जो है ख़त्म होती है। तो ये बहुत ही ख़तरे की बात है, ठीक। तो मॉर्फिन, नारकोटिक्स आर समटाइम्स रिफ़र टू एज ओपिएट्स। ये मॉर्फिन जो होते हैं इसको जनरली ओपिएट्स भी कहा जाता है। दीज आर जनरली रिफर्ड एज ओपिएट्स। ओपिएट्स इसलिए कहा जा रहा है कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम पॉपी। ओपियम जिसको हम जो है अफीम या अफ्यून उसको कहते हैं ना, वहाँ से जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए ये जो मॉर्फिन को जो है हम जनरली ओपिएट्स जो है कहेंगे। तो दीज एनाल्जेसिक्स आर चीफली यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डियक पेन एंड पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर एंड इन चाइल्ड बर्थ। इतने सारे जो पेन्स होते हैं जो बहुत ही सीवियर होते हैं, जैसे आप देखिए कि पोस्ट ऑपरेटिव, जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो जब वो होश में आता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि उसके बॉडी के पार्ट्स को जो है डॉक्टर जो है कट करते हैं और उसके बाद जो कुछ भी ऑपरेट करना होता है उतना करने के बाद वापस उसको जो है स्टिचिंग करते हैं। तो पेशेंट जब होश में आता है तो उसको बहुत ही सीवियर पेन होता है। तो उस वक्त में जो है ये मॉर्फिन या नारकोटिक एनाल्जेसिक जो है उसको दी जाती है। इसी तरह से जो है कार्डियक पेन, जो पेशेंट जो है जो हार्ट का पेशेंट होता है, हार्ट अटैक के वक्त में उसको बहुत ही सीवियर जो है पेन होता है, तो उसके अंदर जो है ये मॉर्फिन जो है जनरली दी जाती है। इसी तरह से जो है टर्मिनल कैंसर में और चाइल्ड बर्थ के बाद जो है जो सीवियर पेन होता है तो उसके रिलीफ के लिए ये मॉर्फिन वगैरह जो होती है या उसके जो एनालॉग्स होते हैं इसको नारकोटिक एनाल्जेसिक के तौर पर जो है उसको दिया जाता है। अब देखिए ये जो है इसके स्ट्रक्चर क्या है मॉर्फिन और उसकी जो है डेरिवेटिव है। तो मॉर्फिन, हीरोइन और कोडेइन, ये तीन जो है इसके स्ट्रक्चर्स हैं। तो चलिए वो स्ट्रक्चर जो है मैं बना के बताता हूँ। दीज आर दी नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। तो देखिए ये स्ट्रक्चर जो है किस तरह से है। 4 रिंग्स जो है पहले आपस में एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होगी, जिसमें 3 जो है हेक्सागोनल रिंग होगी और एक उसमें जो है पेंटागोनल है। तो चलिए वो स्ट्रक्चर मैं जो है आपको बना के बताता हूँ। एक स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा, बाकी सारे स्ट्रक्चर जो है वहाँ से आप जो है आसानी के साथ समझ सकते हो। तो ये जो है 1 2 3 ये 3 रिंग जो है हेक्सागोनल होगी, एक रिंग जो है यहाँ पर आपको पेंटागोनल मिलेगी। उसके बाद एक रिंग जो है आपको ऊपर की तरफ मिलेगी, जिसको आप जो है प्लेन से ऊपर जो है कंसिडर कर सकते हो। तो उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। लुक हियर दिस वन। ये यहाँ पर जो है वेज बॉन्ड से हम इसको जो इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है नाइट्रोजन और उसके साथ में जो है आप CH3 ग्रुप इसको जो है अटैच कर दीजिए, NCH3। और बाकी के जो रिंग्स हैं आप यहाँ पर जो है इस तरह से।
और यहाँ पर जो है आपको इसे अटैच करना है लाइक दिस। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है बनती है। 6 नहीं बल्कि ज़्यादा होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसके अंदर नाइट्रोजन होगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर जो है पहली रिंग जो है मैं यहाँ पर बेंजीन कंसीडर करता हूँ इस तरह से, और इस पोजीशन पर मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखता हूँ। ठीक, उसके बाद जो है दूसरी रिंग भी जो है यहाँ पर जो है मैं बेंजीन की जो है कंसीडर करता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा दिस इज़ कॉल्ड एज मॉर्फिन। ये स्ट्रक्चर जो है मॉर्फिन का होगा। यहाँ पर जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउन पोजीशन पर है, डॉटेड लाइन से आप इसको इंडिकेट कीजिए, और यहाँ पर जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरह से अपवर्ड पोजीशन पर होगा, तो आप इसको जो है थिक लाइन से इंडिकेट कीजिए। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है ये मॉर्फिन है। तो लुक हियर, ये बेंजीन नहीं है, जस्ट बेटा ये बेंजीन नहीं है, बस एक डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मॉर्फिन। अब इसका जो एक होमोलॉग है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ आप यहाँ पर देखोगे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी जगह पर जो है एसिटिल ग्रुप आप ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है ACO, ये दो पोजीशंस, एसिटिल ग्रुप अटैच कीजिए AC दैट मीन्स COCH3 ग्रुप जो है आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OCOCH3 दोनों साइड में। तो ये जो स्ट्रक्चर है सब कुछ वही, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर आपको एसिटॉक्सी ग्रुप जो है अटैच करना है। तो ये स्ट्रक्चर जो है दूसरा जो है मॉर्फिन का होमोलॉग बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज हीरोइन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हीरोइन। तो ये भी जो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। ठीक, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कोडेइन कहेंगे। तो कोडेइन के अंदर जो है ये यहाँ पर जो है आप मिथॉक्सी ग्रुप कर दीजिए, दिस इज़ OCH3, ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, और इस साइड में जो है आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, दिस वन। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा दिस इज़ द अनदर होमोलॉग ऑफ मॉर्फिन कॉल्ड एज कोडेइन। दिस इज़ कोडेइन। आप अपनी बुक के अंदर देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से ये तीन स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं, मॉर्फिन, हीरोइन और कोडेइन। ये सब के सब नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स से हैं। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट जो क्लास हमारी जो मेडिसिन की है दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं एंटी माइक्रोबियल्स में हमको जो है क्या चीज़ मिलती है। तो एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर आप देखिए कि हम इसके अंदर जो है एंटीबायोटिक्स जो है स्टडी करेंगे, उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं जिसको आप एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स कहोगे। तो ये दो टाइप के, या सिंपली आप इसको जो है तीन टाइप जो है कंसिडर कीजिए। तो ये तीन टाइप की मेडिसिन जो है आपको मिलेगी जिसको हम एंटी माइक्रोबियल्स कहेंगे। तो माइक्रोब्स कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ और उसकी एक्टिविटी को रोकना या उसको कम्प्लीटली जो है ख़त्म करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस एज ए ड्रग यूज़ होते हैं उनको हम जो है एंटी माइक्रोबियल्स कहेंगे। अब ये एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस कैसे होंगे, इनके स्ट्रक्चर्स जो है क्या क्या है, एंटीबायोटिक्स किसको कहेंगे, एंटीसेप्टिक किसको कहेंगे, डिसइंफेक्टेंट किसको कहेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके।